गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारे क्लास 9th का टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है व्हेन वन बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन second body, then second body also apply same amount of force simultaneously but in opposite डायरेक्शन। तो बच्चों, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? जब एक बॉडी व्हेन वन बॉडी अप्लाइज अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, जब एक बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी सेम इक्वल अमाउंट में फोर्स फर्स्ट बॉडी पे लगाती है, बट उसी टाइम पे लगाती है। ऐसा नहीं आगे पीछे लगाएगी, उसी टाइम पे लगाती है साइमल्टेनियसली, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। और अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये कहेगा देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑलवेज। मतलब हमेशा एक्शन का रिएक्शन आपको ज़रूर मिलेगा हर जगह पे। फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल इधर से आई, ये बॉल यहाँ टकराई। जिस टाइम ये टकराई तो बॉल ने वॉल पे फोर्स लगाया, एक्शन मान लेता हूँ मैं इसको 20 न्यूटन। तो बच्चों, बॉल पे भी रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो तो कितना, माइनस का 20 न्यूटन। भाई ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया इसने इसके ऊपर एक्शन, और इसने इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, लेकिन इक्वल अमाउंट का। ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए लगाया, डायरेक्शन अपोजिट है इसकी रिएक्शन फोर्स की, लेकिन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे लग रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम पे लग रहे हैं, पहले ये लगा पहले ये लगा, नहीं, दोनों एक साथ लगते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पहले ये लगता है बाद में लगता है, या पहले ये लगता है बाद में, नहीं। और दूसरी चीज़, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे रखते हैं। अगर एक्शन वॉल पे लगा तो रिएक्शन बॉल पे लगा। समझ आया बच्चों? अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जब आप चलते हो तो आपका एक्शन और रिएक्शन हमेशा काम करता है। मीन्स आप ज़मीन को ऐसे पुश करते हो पीछे की तरफ, आप हमेशा पुश करते हो, मीन्स आपका एक्शन फोर्स पीछे की तरफ होता है, और ज़मीन का रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर आगे की तरफ होता है। उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही आप आगे जाते हो, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होता है एक्शन से, तो इस वजह से आप आगे की तरफ चलते जाते हो। समझ आया बच्चों? सो पहला हो गया नंबर 1 वॉकिंग। आप जो वॉक करते हो वो किसकी हेल्प से करते हो? एक्शन रिएक्शन की हेल्प से। दूसरा हो गया स्विमिंग। आप जो स्विमिंग करते हो, आप तैरते हो, जब आप हाथ मारते हो पानी पे तो एक्शन लगाते हो, और पानी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाता है, तभी आप तैर पाते हो। दूसरी हो गया रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब आप गन से बुलेट शूट करते हो, बुलेट निकल के जाती है, फायर करते हो बुलेट फायर, तो बुलेट जैसे ही फायर होती है तो बुलेट आगे जाती है और आप गन के साथ पीछे की तरफ धकेलते हो। मीन्स आपको रिकॉइल वेलोसिटी, पीछे की तरफ एक वेलोसिटी मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन थर्ड लॉ का एक एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं हम बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, एक बार अच्छे से समझ लो बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है, इफ टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर अगर दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करे, जैसे ये दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही, इफ दो बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैम, मीन्स वो आइसोलेटेड हो, वो दोनों
बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड हो, बस आपस में इंटरेक्ट करें, कोई तीसरी चीज़ आके उनके ऊपर इंटरेक्शन ना करे, ठीक है। सो वो दोनों की दोनों क्या करेंगी, उन दोनों का लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन टोटल लीनियर मोमेंटम of these two bodies will remain constant, फिक्स रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इससे कहने का मतलब ये है, अगर दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तीसरा कोई उनके आसपास नहीं है, बस उन दोनों का लीनियर मोमेंटम दोनों का कंबाइन करके 1 + 1 1 + 2 इन दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर कंबाइन कर दूं तो वो फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को अपना मोमेंटम शेयर कर सकते हैं। मीन्स ये टकराया तो इसने अपना मोमेंटम कुछ इसको दे दिया, इसने इससे कुछ ले लिया, तो ये आपस में शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरी चीज़ को ये अपना लीनियर मोमेंटम शेयर नहीं कर सकते। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। मैथमेटिकली देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो मैथमेटिकल इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों मैं मान लेता हूँ एक मास m1 था और एक मास m2 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था। u1 जो है वो ज़्यादा था u2 से, तभी तो इनके बीच में कोलिजन हुआ। तो इनके बीच में कोलिजन हुआ, और जो कोलिजन हुआ वो बहुत छोटे टाइम t टाइम के लिए हुआ। m1 ने m2 पे फोर्स लगाया F12 और m2 ने m1 पे फोर्स लगाया, दैट इज़ F21, और कोलिजन के बाद उन दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया v1 और v2, ठीक है। सो बच्चों हमें क्या समझना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ हमें प्रूव करना है लीनियर मोमेंटम इन दोनों का, कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम, कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम सेम है। मीन्स इनिशियल जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद का जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज़ m1 v1 प्लस m2 v2। मीन्स फाइनल लीनियर मोमेंटम इनिशियल लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, हमें ये प्रूव करके चलना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं m1 को, हम किसको ले लेते हैं, m1 को उठा लेते हैं, ठीक है। m1 को हमने उठाया तो बच्चों m1 पे हम जानते हैं फोर्स कितना लग रहा है, F21 फोर्स लग रहा है, और मैं जानता हूँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया m1 के टी टाइम में, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो बच्चों जो चेंज आया है टी टाइम में वो आया है m1 u1 से m2 u2 हो गया, m1 u1 से m1 v1 फाइनल मोमेंटम m1 u1 इनिशियल, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। मीन्स फाइनल मोमेंटम रख दिया m1 v1, इनिशियल रख दिया m1 u1। टी टाइम में हुआ कोलिजन तो टी टाइम तक रहा ना, तो इतना टी टाइम में इतना मोमेंटम में चेंज आ गया। अच्छा अब m2 पे देख लेते हैं, अच्छा m1 पे देखा था ये मैंने, m2 पे देख लेते हैं। m2 पे फोर्स इधर लग रहा है F12 जो m2 पे लग रहा है, सॉरी ये F21 है, सेकंड पे F21 और m1 पे F12, 1 पे फोर्स 2 की वजह से, 2 पे फोर्स 1 की वजह से, तो ये भी चेंज इन मोमेंटम अपॉन में चेंज इन टाइम हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस का फाइनल इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम t। सो बच्चों m2 में फाइनल मोमेंटम कितना है m2 v2, इनिशियल मोमेंटम कितना है m2 u2, और कितने टाइम में हुआ ये मोमेंटम में चेंज, t टाइम में, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने F12 निकाल लिया चेंज इन मोमेंटम के टर्म में, F21 निकाल लिया। मैं जानता हूँ एक्शन जो फोर्स होता है वो रिएक्शन के इक्वल होता है, लेकिन वेक्टरली देखें तो डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक्शन में मान लेता हूँ F12 को और रिएक्शन मान लेता हूँ F21 को। F12 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t, ठीक है। अब t से t चला जाएगा आपका m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब एक काम करो, माइनस वाली टर्म को एक साथ लेके जाओ, मीन्स माइनस वाली टर्म को इधर उधर लेके जाओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, इसको इधर इसको इधर। सो ये हो गया m1 v1 प्लस का m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस का m2 u2। आपको दिख रहा है ये इनिशियल मोमेंटम है, देख लो
इनिशियल मोमेंटम है, ये देखो, और ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। देख लो बच्चों, फाइनल मोमेंटम दिख गया, कोलिजन के बाद का फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ गया। कोलिजन से मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, कोलिजन के टाइम पे फोर्स भी लगा, ये देखो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्शन रिएक्शन, लेकिन कोई चेंज नहीं है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। कोलिजन से पहले जो जितना लीनियर मोमेंटम था, कोलिजन के बाद भी लीनियर मोमेंटम उतना ही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो बच्चों आप मुझे मैसेज करेंगे, एक बार देख लो मैंने आपको कैसे प्रूव करवाया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको रिवाइज करना, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।